Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. So this video is going to be a very unconventional one, especially because we don't talk motivation on the channel. Because I very truly and genuinely believe that motivation is a myth. और ये मैं स्पेशली यूपीएससी के लिए कह रही हूँ। मे बी और कोई ऐसी फील्ड हो और कोई ऐसी आप एथलीट हैं तो बहुत बार इट बिकम्स अ ड्राइविंग फैक्टर दैट जो भी आप करते हैं, आप जिमिंग करते हैं तो उस समय कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स मे बी दे हेल्प। पर अगर हम यूपीएससी की बात करें तो मोटिवेशन एक मिथ ही है, क्योंकि एक 2 मिनट की फीलिंग आपके 2 या 3 या 4 या कभी कभी 5 सालों के लिए एक ड्राइविंग फैक्टर नहीं बन सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप ये जानते हैं, आप इस फेज में हैं, आप समझते हैं कि सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है एक पॉइंट के बाद कि आप सिर्फ इसलिए अपनी जर्नी को सस्टेन नहीं करना चाहते क्योंकि आप किसी अपने रिश्तेदार के सामने जाएंगे तो अगर उसने पूछ लिया तो आपके दिल में ये डर है कि पूछ लिया तो आप जवाब क्या दोगे। या आप किसी शादी में इसलिए नहीं जाते, या आप किसी मुझे नहीं पता कि ये वीडियो 10 लोग सुनेंगे, 20 लोग सुनेंगे, 50 लोग सुनेंगे या 1000 लोग सुनेंगे, आई डोंट नो। पर अगर आप ये वीडियो देखेंगे, कहीं चीजें जो मैं आपको बताऊंगी दे वुड डेफिनेटली हेल्प। आप उस पर 1 2 3 घंटे बैठकर सोचिए, वो जेन्युइनली आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो मोटिवेशन तो बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं आता, ठीक है। ये एक बहुत ही द अदर डे आई वॉज वॉचिंग एक कोई वीडियो थी विच वॉज रिकमेंडेड टू मी ऑन यूट्यूब। तो उस वीडियो में एक आई थिंक वो बन गई हैं अब शायद आईएएस ऑफिसर है, तो वो बता रही हैं कि कैसे इट लिटरली, यूजुअली तो हम कहते हैं ना कि एक पेपर जो है उसको क्लियर करना लाइफ डेथ का क्वेश्चन हो जाता है यूपीएससी में। अब ये तो एक कहावत है, ऐसे बोल देते हैं, पर उनके लिए लिटरली वो एक लाइफ और डेथ का क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि 5 बार प्रीलिम्स नहीं निकलना और वो 2 3 साल से इतना सीवियर क्रिटिकल डिप्रेशन में कि हर रोज सिर्फ रोना ही रोना। तो ये कहीं लोगों की स्थिति हो जाती है इस वजह से। देखिए, आज तक मैंने कभी चैनल पे इस तरह की बातें, कुछ भी पर्सनल, कुछ भी अपने बारे में या कुछ भी ऐसा नहीं बताया है, या कोई भी बातें ऐसी नहीं की है। हम सिर्फ पढ़ते हैं जो भी आया है न्यूज़पेपर्स में या फिर विजन आईएएस की मैगजीन्स में, स्ट्रिक्टली अपनी इंफॉर्मेशन को वहीं तक या अपनी वीडियो के कंटेंट को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज आई ट्रूली डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम, ना ही आपका ना ही अपना। ओके, लेकिन आज क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अब 3 दिन हो गए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स को, और चाहे अभी 3 दिन में आई थिंक हजारों वीडियोस बन गई हैं यूट्यूब पे। सबसे पहले तो ये होता है कि रिएक्शन वीडियोस, है ना। आपने देखा कि कैसे आजकल इतने चैनल्स ब्लूम कर गए हैं कि बच्चे बाहर आ रहे होते हैं और उनसे फिर पूछता है एक एंकर कि आपको ये पेपर कैसा लगा। रहे उस समय कुछ नहीं पता होता और मैक्सिमम बच्चे उस रिएक्शन वीडियो में ये कह रहे हैं मॉडरेट टू इजी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इजी ही था। कहाँ से इजी था पेपर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर was extremely tough. yes it was very tough। और ये पेपर कहीं से भी आसान नहीं था, कहीं से भी नहीं, ठीक है। तो अब लेकिन एक और चीज देखिए, कुछ भी ना इस लाइफ में कुछ भी नहीं कंप्लीटली वाइट और ब्लैक नहीं होता, हर चीज ग्रे होती है। अब सब ये कह रहे हैं एलिमिनेशन की धज्जियां उड़ गई है, और भी बड़ी सारी बातें, कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। मैं लेकिन एक और बात बताती हूँ आपको, अगर आपने पेपर दिया है तो आप इस बात से अग्री करेंगे कि थोड़ी सी एलिमिनेशन तो यहाँ भी काम आई। कैसे? क्योंकि अगर आपको 50% क्वेश्चन, नियरली 50%, ओके, 50% क्वेश्चन इस तरीके के थे कि both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is an explanation of statement 1. Then option 2 was both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not an explanation for statement 1. Then option 3 was कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। फिर स्टेटमेंट 4 यानी कि ऑप्शन 4 है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। अब इसमें एलिमिनेशन कैसे लगाओगे? ऑप्शंस में ही एलिमिनेशन हो रहा है, इस बार स्टेटमेंट में एलिमिनेशन नहीं है, क्वेश्चन में एलिमिनेशन, ये ऑप्शन में एलिमिनेशन है। कैसे? क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है कि जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है,
जो कि बहुत सारे केसेस में था। आप पेपर उठाइए, पेपर देखिए, ठीक है, कि स्टेटमेंट 2 बहुत सारे क्वेश्चंस में रॉन्ग था, तो स्टेटमेंट 2 जो पता चल गया तो बचा ही एक ऑप्शन, है ना, एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा ऑप्शन है, वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन। तो थोड़ा सा अब, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि यही रूल है, अब सी 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 बी 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 मार्क करके आ गए, ओनली वाले पेयर में बी बी बी, बाकियों में सी सी सी, तो बहुत बड़े चांसेस थे कि आपका पेपर बहुत बड़े मार्जिन से निकल जाता है अगर आप 50% क्वेश्चन में सी मार्क करके आ रहे हैं और 50% क्वेश्चन में अगर आप बी मार्क करके आ रहे हैं। लेकिन ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना ये कोई पेपर है फिर, ये तो तुक्केबाजों का पेपर हो गया, ये तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, है ना। जब मैं आपको अगर ये बता रही हूँ या आपके दिमाग को खुद पता चल जाता है कि नहीं नहीं, मेरे को अपनी नॉलेज नहीं लगानी, मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी मेहनत 3-4 साल की या 1 साल की या 2.5 साल की वो नहीं लग रही, यहाँ पे बस ये पता करना है कि ओनली वाले जो क्वेश्चन है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 वाले, उसमें बी आंसर है ना, और जो बाकी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चन है उसमें सी आंसर है मैक्सिमम में, है ना। बस मेरे को ये पता चल गया, वो मार्क कर करके आ जाओ OMR पे और मेरा पेपर क्लियर हो गया। ये तो पेपर ही नहीं है, ये तो मजाक है फिर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बारी को शायद आपका ये तुक्केबाजी पेपर 1 में काम कर गया हो, ठीक है, लेकिन आप अब सी सेट का क्या करेंगे, है ना। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, और मैं किसी को यहाँ पे, सब बहुत अच्छे हैं, अगर आपको किसी भी YouTube चैनल से थोड़ी सी भी मदद हो रही है ना, तो वो बस अच्छा है वो चैनल, वो उससे आगे कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जिनके टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं या जो मोस्टली यू नो डोमिनेट करते हैं यूट्यूब में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या एक बहुत सॉलिड फिजिक्स या इस तरीके के किसी बैकग्राउंड से आते हैं, सब नहीं, ऑफ कोर्स और भी चैनल्स हैं, मोस्टली कह रही हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स में देखा है, जो लेफ्ट आउट फील करते हैं क्योंकि सी सेट की बात ही नहीं की जा रही, सी सेट को बस थोड़ा सा ऐसे बोल के छोड़ देते हैं। अरे सी सेट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इस बार, जिसका सी सेट होगा ना, कट ऑफ इतनी कम जाएगी कि जिसका सी सेट हो गया वो एनीवेज पेपर क्लियर करेगा। तो और आप खुद देखिए, सी सेट बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा, मतलब कहीं क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे हैं जिसमें जो वेग हैं, जो जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होना पड़ रहा है, और मैथ्स में ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो सी सेट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, सो मच सो के बच्चे यहाँ तक कह रहे हैं, और तो अभी हम इस बात पे शायद हंस सकते हैं, और जो इंसान इस बात पे टेलीग्राम ग्रुप्स पे या कहीं पे भी कमेंट भी कर रहा है, वो खुद इंसान बहुत परेशान है बेचारा, बस ऐसे ही कुछ भी लिख रहा है, उसने भी दिए ही है अपनी लाइफ के काफी साल इस पेपर पे, बस वो पता नहीं क्यों चीजों को सही रखना चाहता है या बस अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है, वो लिख देता है कि ये सी सेट की भी कट ऑफ जाएगी क्या इस बार, है ना। तो क्योंकि सी सेट का क्या करोगे, इसका क्या हल है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्यों इस बारे में कोई बात नहीं करता कि इस बारी के पेपर में अगर कोई फिनेंशियली कोई बहुत सही है या कोई संस्था या कोई कोचिंग या कोई भी, उनको सच में कुछ PIR टेप डालनी चाहिए, एक बहुत जरूरी है इस बात को रिकॉग्निशन में लाना, ठीक है, कुछ नहीं होगा एनीवेज, कुछ नहीं होने वाला, हर साल पेपर होता है, हर साल बच्चे, बहुत ही हार्श है ये, बहुत ही हार्श ट्रूथ है, पर कई बच्चों ने बनी जाना होता है ना। तो इस बार भी कुछ 13 से 14,000 के करीब जो लोग हैं वो आगे जाएंगे ही जाएंगे मेंस में, है ना। तो ये अब आप कहेंगे कि ये बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे और आप फेलियर हैं, अपने लिए ये वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को तो देखिए, जिस लेवल का कर्स इस जर्नी में आप करने लगते हैं ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता, सच इज द काइंड ऑफ जर्नी इट इज, है ना। अब देखिए, जो आपके नॉन UPSC लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे कोई भी है ना, आप उनको ये बात नहीं समझा सकते, पता जब आप उन्हें बोलेंगे, कहीं भी कभी कभार पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते ना, और वो बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं कि वो आपको कहेंगे अरे तू पेपर दे, छोड़, है ना, फिनेंशियल मत सोच, हम हैं, हम बैठे हैं, कोई जरूरत नहीं है सोचने की, तो वो तो दे आर वेरी नाइस ऑन देयर पार्ट। लेकिन ये बात आप कैसे किसी को समझाएं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को ऐसा सोचने लग पड़ते हैं कि सारी गलती आपकी है, मे बी आप ही फुलफिल नहीं कर पा रहे किसी की एक्सपेक्टेशन जो आपसे है ना। और एनीवेज, जो आप रिश्तेदार या जिनके सामने आज आप नहीं जा पाते, ये सोच सोच के कि
ये क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, हम छोटे होते इतना अच्छा करते थे हर चीज़ में, या फिर हमसे कोई पूछ ले कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो तो हम क्या जवाब देंगे, अपने आप को लेके इतना कॉशियस, वी आर नॉट गुड इनफ, वी कैन डू नथिंग इन आवर लाइव्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो तो कहेंगे अरे गए हैं ना, करने वाले तो करेंगे ही ना, आईएएस तो बन ही रहे हैं ना हर बार, मतलब तुम ही इतने केपेबल नहीं थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई कोई ऐसी कोचिंग है, या मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा, क्योंकि एनीवेज जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं वो तो और फ्लरिश करेंगी। अभी से ही कोर्सेज आने शुरू हो गए हैं, कितने सारे चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, हमारे कोर्स लोगे तो 120 प्लस आएंगे ही आएंगे प्रेलिम्स में, हमारा ये कोर्स लोगे तो हमारे जो सीसैट के टीचर हैं वो IIM अहमदाबाद से हैं, ही विल मेक श्योर दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम, है ना। तो वो तो और कोचिंग महंगी होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, वो कोचिंग का तो इसमें है नहीं, वो क्यों PIL या कुछ भी ऐसा फाइल करेंगे बच्चों के बिहाफ पे। पर ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं इससे अग्री करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, आप एक बात खुद सोचिए, एक IAS या फिर कोई भी जो भी ऑफिसर्स इससे बनेंगे, उसको आपने अगर टेस्ट करना है कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, उससे उसकी आप लिख दो ना, आप सिलेबस में लिख दो, आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में लिख दो कि मिनिमम एज 21 ईयर्स चाहिए, एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम, और ग्रेजुएशन के साथ लिख दो कि IIT या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या इंजीनियर्स ही चाहिए, सिर्फ ऐसा लिख दो, ताकि कोई भ्रम में आके इस पेपर को अटेम्प्ट ही ना करने की कोशिश करे। करेगा ही नहीं कोई बंदा, अपनी अपनी लाइफ बर्बाद ही नहीं करने की सोचेगा। क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि ये एक बहुत ही अगर जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं बोलते बोलते पता नहीं खुद ही भूल गई, मैं आपको ये बात खुद कंप्लीट नहीं कर पाई उस बात को, कि अगर आप किसी बड़े से ये चीज़ शेयर करने की कोशिश करें तो वो आपको कहेंगे अरे बेटा इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम बच्चे पागल हो, पता नहीं क्यों इतना सीरियसली ले लेते हो चीज़ों को, लाइफ डेथ का क्वेश्चन है, बनाना ही नहीं चाहिए लाइफ में किसी चीज़ को। ये कहना बहुत आसान है, ये बन जाता है ऐसा, ये पेपर ऐसा बन जाता है, कोई नहीं चाहता, कोई किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता, पर ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनीवेज अगर आप इतने जितने नंबर ऑफ आवर्स चाहिए वो नहीं देंगे तो आपका कोर्स ही नहीं कंप्लीट होगा, और अगर आपको उतने नंबर ऑफ आवर्स देने हैं तो फिर आप रोज घूमने नहीं जा सकते, आप हर बार अपने दोस्तों को हाँ नहीं कर सकते, जिस वजह से आपके दोस्त छूटने लगते हैं आपसे, है ना। तो अल्टीमेटली फिर जब आप अपना प्रीलिम्स दे के आते हो और फिर जब आप बैठते हो, फिर आप सोचते हो यार मैंने तो अपनी लाइफ का सब सैक्रिफाइस कर दिया, बचा क्या है मेरे पास, मेरे दोस्त चले गए, है ना, या फिर मैं शादियों पे नहीं जाता, मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को कितने टाइम से नहीं देखा होगा। तो फिर ये लाइफ डेथ का क्वेश्चन बन जाता है, आप में से कोई नहीं बनाना चाहता, ये पेपर में लगता है समय, है ना। तो बस यहाँ पे बात इतनी ही है। अब हम आ जाते हैं एक बहुत क्रूशल फैक्ट पे, ठीक है, वो ये है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। वैसे मुझे स्ट्रेट अवे इसी चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए थी, पर कट ऑफ मेरे हिसाब से, अब पता नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कह रहे हैं 90 to 95 कट ऑफ जाएगी। एक तो इतना अब्सर्ड मैंने वेबसाइट देखी, वो क्यों ही, मतलब कैसे क्या अजीब सी वेबसाइट है वो, आप नहीं जानते हैं पर मैं नाम नहीं लूंगी। तो उसमें उन्होंने पता है क्या किया है, उन्होंने जनरल और कैटेगरी वाइज OBC और फिर SC ST ऐसे सब बताया हुआ है, EWS, है ना, कि क्या कट ऑफ जाएगी। तो उन्होंने जनरल के लिए बताया हुआ है 85 to 90 और उन्होंने OBC के लिए बताया हुआ है 90 to 95। अरे मतलब दिस इज वेरी फनी, ऑलरेडी बच्चे कम परेशान है, इरिटेटेड है, जो ऐसी चीजें करके और इरिटेट कर रहे हो आप। तो मेरे हिसाब से 79.5 से लेके 82.5 तक कट ऑफ जाएगी, ठीक है। इतनी, अब ऑफ कोर्स ये बहुत कोई रिजिड बार नहीं है, +-2 हो सकता है, कट ऑफ इतनी ही जाएगी, आप एक साल बाद खुद आके चेक कर सकते हो। अब लेकिन इसमें एक और चीज है, अब कट ऑफ तो ये UPSC के हिसाब से है ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू UPSC की, है ना। बात ये है कि आप 3-4 आंसर कीज जो हैं, जो ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिक आंसर की में कौन सी आंसर की आती है, आप एक बार शंकर IAS की चेक कर सकते हैं। एक जो IPS ऑफिसर हैं घनश्याम गौतम, आप उनकी एक आंसर की है, आप वो चेक कर सकते हैं उनके टेलीग्राम चैनल पे। दो तो ये आंसर कीज हो गई, एक जो टॉपर्स मिलके बताते हैं सारी आंसर की, जो इस बार के UPSC के टॉपर्स रहे होंगे, आप उनकी आंसर की, ये 2-3 आंसर कीज जो हैं
या विजन आईएएस की भी कर सकते हो, ठीक है। तो उनसे आप बहुत अच्छा सिनेरियो पता क्या होगा कि आपका 10 मार्क्स का मार्जिन बन रहा हो, बहुत अच्छा सिनेरियो तो यही है, पर आपको नहीं पता, है ना। मैं आपको पर्सनली ये बता सकती हूँ कि 10-10 मार्क्स के आपके अगर जैसे फॉर एग्जांपल 75 बन रहे हैं, 77 बन रहे हैं किसी आंसर की से, ठीक है, तो आपके डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की आंसर की अलग ही होती है। तो अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि अगले 20 दिन, है ना, अभी तक जो पिछले 3 दिनों में जो रोना धोना था हो गया, जो बहुत टेंशन थी सब कुछ हो गया, और आपको लग रहा है मैं कितना इजीली बोल दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि आप इट्स बिन वेरी टफ ऑन यू, आई कैन ट्रूली ट्रूली अंडरस्टैंड दैट। तो बस मैं इतना कन्वे करना चाहती हूँ आपको कि ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, एक बार को बस एक चांस खुद को दो, ठीक है, और वो चांस ये है कि जहाँ आपके लाइफ के 2 साल 3 साल या 1 साल या 1.5 साल, जहाँ इतना समय सही, तो वहाँ आगे के 20 दिन और, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही 20 दिन वेस्ट करो, मैं आपको ये कह रही हूँ अगले 20 दिन प्रिपेयर करो, क्योंकि 15 जून तक, 15 से 20 जून तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल के पेपर्स में हम ये देख रहे हैं कि रिजल्ट्स और जल्दी 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 आते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बस अगले 20 दिन ऑप्शनल रिवाइज करना है, कोई भी कोचिंग मत ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, आपने ऑप्शनल रिवाइज करना है, आप ऑप्शनल रिवाइज कर लो। आपका कुछ बैकलॉग रह गया, जैसे आपने एथिक्स की प्रिपरेशन नहीं की है तो एथिक्स प्रिपेयर कर लो साथ में थोड़ा सा, ठीक है। तो आप अपनी मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। अब अभी क्या है कि अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और ये काफ़ी प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ और इसको प्रैक्टिकली ही लीजिएगा, ओके। एक चीज़ यहाँ पे जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगले 20 दिन आप मेंस की प्रिपरेशन करो, तो रोज़, ठीक है, रोज़ 1 से 2 घंटे, अगर तो आपका कोई बैकअप नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, 1 से 2 घंटे आप लोग रोज़ अपने निकालिए और सोचिए कि बाय चांस ये नहीं हुआ, और मैं कंप्लीटली यूपीएससी पे भी रिलाई नहीं करना चाहता, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट मी, प्लीज बिलीव मी ऑन दिस। ये बहुत बुरा करेगी आप अपने साथ अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे नहीं सब करते हैं, सब टॉपर्स यही कहते हैं कि करो 3 अटेम्प्ट में, मैंने तो कुछ फिनेंशियली नहीं किया था, मैं तो यही प्रिपेयर कर रही थी या कर रहा था, तो हो जाएगा, नहीं मैं यही करूँगा और करके ही रहूँगा, है ना। तो अब अरे वो जब करते थे ना, तो वो पेपर अलग होता था यार, पेपर तो देख लो इस बार का, अगर बाय चांस ऐसा ही पेपर आता रहा क्या करोगे आप। ये सच में देखिए क्या है ना कि तुक्के जब अल्टीमेटली लगने हैं वहां पे, अब देखिए सी साइड में तो तुक्के भी नहीं लग सकते, है ना। तो आप प्रिपेयर कुछ भी करके चले जाओ और आप कुछ भी जाएगा, तो कैसे कैसे पेपर के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो डेली 1 से 2 घंटे सोचो अपने प्लान बी के बारे में, ठीक है। इनफैक्ट पता है आपको लगेगा कि मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, मैं आपको ये कहूँगी कि यूपीएससी को प्लान बी बना लो, और अगर बाय चांस आपका नहीं होता तो जो भी आपका और जो आप सोचोगे उसको प्लान ए समझ के चलो, ठीक है। खुद के माइंड को ऐसा बता दो, ऐसा नहीं कि आप मेहनत कम करो, मेहनत करो, लेकिन अपने दिमाग को बता दो जो मैं कर रहा हूँ उसी में मैं अच्छा करना चाहता हूँ, जो मैंने सोचा है मैं यही मज़े से लाइफ जीना चाहता हूँ, यूपीएससी के साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ, हो गया तो मैं बहुत और खुश हो जाऊँगा, ठीक है, अभी भी खुशी हूँ। अपने दिमाग को ऐसा प्लीज़ समझा दो बिल्कुल, क्योंकि इस पे रिलाई नहीं किया जा सकता। तो अगले 20 दिन प्रिपेयर करो मेंस के लिए, थोड़ा बहुत फिगर आउट करो, चॉक आउट करो, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, अगला और अटेम्प्ट देना है तो और अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है, जैसे भी करना है वो आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। लेकिन 1-2 घंटा रोज सोचो कि प्लान ये नहीं तो क्या। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब अगले 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा या जितने भी दिन बाद, तो ऐसा ना हो कि उसके बाद भी आपको अगले 20 दिन का ब्रेक लेना पड़ रहा है ये सोचने के लिए अब क्या करूं मैं, ठीक है। तो एटलीस्ट, और आप बहुत खुद को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पाओगे जब आप रोज जब तक रिजल्ट आएगा खुद को एक कंफर्टेबल आपने बता दिया कि अच्छा ये, और देखना खुद बहुत रिलैक्स हो जाओगे, बहुत चिल हो जाओगे, और ये धीरे धीरे सारी फीलिंग्स फेड आउट हो जाएंगी। यही सत्य है, धीरे धीरे समय का पहिया ढल जाता है,
आई नो वेरी फिलोसफिकल चीज़ें हैं ये, पर सच है। सब सब बीत जाता है। आपने बहुत दुख देखे हैं, चले गए ना वो, तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो रोज सोचो ताकि 20 दिन बाद अगले 20 दिन इस चीज़ में वेस्ट ना करना पड़े। अब क्या करें, तब तक ये तो पता हो कि करना क्या है, बस उसको ज्वाइन करना है, उसको करना शुरू करना है, ताकि दिमाग में और टेंशन नहीं है। ठीक है, साथ में प्रिपेयर करना है, करो, मेहनत करो जितनी करनी है, पर दिमाग को बता दो अब यूपीएससी हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अपनी लाइफ का दुख का कारण अब यूपीएससी को नहीं बनने देना। ठीक है, तो ये चीज़। अब हम आ जाते हैं कि अब हमने प्लान बी की बात तो कर ली, लेकिन प्लान बी के क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप एक किसी बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है, या फिर आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, या आप कुछ भी, आप एमए कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, आप टीचर बन सकते हैं, जैसे भी है ना। तो जो भी आपका बैकग्राउंड है उसमें अगर आपको जॉब मिल सकती है तो आप वो जॉब लीजिए। आपने एमबीए की हुई है जो भी, तो उसमें आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिलेटेड जॉब। और क्या कर सकते हैं आप, ये मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रही हूँ, आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है। पर अगर बाई चांस कोई बंदा ना, कभी कभी क्या होता है कि कोई और बता देता है तो वैलिडेशन मिल जाती है, कोई और बता देता है तो जो आप लॉस्ट आउट फील कर रहे हैं, आपको पता है ये सब कुछ, पर आपको दोबारा पता चल जाती है, रीइटरेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड रिलेटेड जॉब ले सकते हैं। आप अगर जैसे बिल्कुल ही अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप साथ में इग्नू से अपनी कोई भी पीजी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको ऑप्शनल पब एड है तो पब एड में कर सकते हैं, आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप हिस्ट्री में कर सकते हैं, आपका पीएसआई और ऑप्शनल है तो आप पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ इग्नू से रिलेटेड। ठीक है, क्यों जो बहुत सारे लोग हैं वो इग्नू प्रेफर करते हैं अपने यूपीएससी के साथ साथ। फिर देखिए आपका जब पीजी कंप्लीट हो जाएगा तो आप नेट जेआरएफ भी कर सकते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स फिर उसके बाद एक फिनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, पैसे आते हैं रिसर्च के लिए, फिर चाहे तो पीएचडी कर सकते हैं। वैसे इग्नू थोड़ा फ्लेक्सिबल है और इसीलिए इग्नू इज़ बेटर देन एसओएल या जो भी और 36 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इग्नू में क्या होता है कि 2 बार एडमिशन होता है और 2 बार ही पेपर होते हैं, तो जो आपकी 2 साल की पीजी है वो आप 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाई चांस क्या हुआ कि आपने मेंस देना है, ठीक है, तो आपने मेंस देना है और आपके मेंस के टाइम पे इग्नू के पेपर हैं, तो आप उस समय मत दो, अगले 6 महीने बाद दे देना, दे सकते हो दूसरे बैच के साथ। तो 2 बार एडमिशन होते हैं, आई थिंक एक बारी जनवरी सेशन में होता है और एक बारी जुलाई सेशन में होता है, ऐसा कुछ होता है, हाँ, जनवरी और जुलाई सेशन। तो आप दोनों में से कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और यही 2 समय हैं जब पेपर भी होते हैं, एक जून में पेपर होता है, एक बारी दिसंबर जनवरी में होता है। तो आप पेपर भी खुद के हिसाब से, बीच में असाइनमेंट सबमिट करना, तो असाइनमेंट भी आप 4 साल में कभी भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 4 साल में असाइनमेंट का, लेकिन ये होता है फिर आप जिस साल सबमिट कर रहे हो उस साल का आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो आप साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आई थिंक इग्नू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर आप चाहें तो इसको परस्यू कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक बार पीजी हो जाएगी तो आगे किसी बहुत अच्छी जगह से बाहर जाके भी आप करके आ सकते हो, है ना, अपनी पीएचडी। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और क्या हो सकता है, एक तो बैकग्राउंड रिलेटेड जॉब, इग्नू पीजी, है ना, 2 years। आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो अब मैथ्स में अगर आपकी अच्छी है तो, और ऑफ कोर्स ये अच्छा ऑप्शन भी है आरबीआई ग्रेड बी। लेकिन अब ऑफ कोर्स इसके लिए भी क्या है कि आपकी रीजनिंग और आपका, मैं आरबीआई ग्रेड बी का भी अगर आपको थोड़ा हल्का फुल्का स्ट्रक्चर बताऊं तो आरबीआई ग्रेड बी में भी इट्स लाइक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग। तो व्हेन यू राइट योर प्रेलिमिनरी पेपर तो उसमें आई थिंक सेक्शंस होते हैं। अब लेकिन ना ये जो पेपर्स है ना, अब फिर अगैन आप इंजीनियरिंग या बड़े स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते या फिजिक्स के बैकग्राउंड से नहीं आते, थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है ये चीज़ें आपके लिए। क्यों, अब देखिए ये सारे एग्जाम्स है ना, आरबीआई ग्रेड बी या यूपीएससी, इसमें सब में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है इंजीनियर्स को, जो बड़ी दुखती है उन लोगों को जो इंजीनियर्स नहीं है। पर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी में कमिंग बैक टू इट, क्या होता है कि आपका जो प्रेलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें एक सेक्शन होता है रीजनिंग का, और एक, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है यूपीएससी से तो थोड़ा सा। ठीक है,
क्योंकि इसमें पजल्स काफ़ी डोमिनेट करती हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी का एक सेक्शन है, फिर एक रीजनिंग का सेक्शन है, फिर एक क्वांट का सेक्शन है, एक इंग्लिश का सेक्शन है और एक जीके का सेक्शन होता है। ठीक है, तो उस सेक्शन को जैसे आई थिंक रीजनिंग के कुछ 19 मिनट है उसमें पूरा करना होता है, तो वहाँ पे टाइम लिमिट और भी ज़्यादा हो जाती है। अपने हिसाब से नहीं, कि थोड़ा जो आता है उसको ज़्यादा टाइम दे दिया, जो नहीं आता उसको कम टाइम दे दिया। वो टाइम उन्होंने देना होता है उसको, उसमें मिनिमम क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक सेक्शन के अलग अलग कट ऑफ निकलती है। तो हर एक सेक्शन की आपको अलग अलग कट ऑफ तो क्लियर करनी है, और ओवरऑल एक जो बड़ी कट ऑफ निकली है उसको भी क्लियर करना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रेलिम्स होता है। फिर मेंस आते हैं, तो मेंस में पेपर होता है, एक एसए का पेपर होता है आई थिंक। फिर उसके बाद ऐसे के पेपर देने के बाद आप और भी GS3 टाइप की जो चीज़ें, वो तो इजी है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस तो एक आप कह सकते हो केक वॉक है उनका। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज ऑल्सो रिलेटिवली वेरी इजी, लेकिन ये काफ़ी शॉर्ट स्पेन में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी या आप स्टेट पीएससी देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। पर मैंने ना स्टेट पीएससी, जो यूपीएससी कर रहे हैं ना, और फिर वो जब वो स्टेट पीएससी क्लियर करते हैं तो वो इतने खुश नहीं होते हैं। मैंने यूजुअली यही लोगों को देखा है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर्स आपको मिलेंगे जो रह चुके हैं स्टेट पीएससी पे, क्योंकि वो समहाउ किसी रीज़न की वजह से यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए, तो वो कहते हैं कि, और वो छोड़ देते हैं एक पॉइंट के बाद, कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं है और वो वर्क कल्चर उनको पसंद नहीं आता, या स्टेट पीएससी से सेटिस्फैक्शन इतनी नहीं है। अगर आप कर ही स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन स्टेट पीएससी ऑप्शन है, एसएससी या जो भी आपके एग्जाम है, ईपीएफओ, ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अब्जर्ड लगती है। मुझे नहीं पता, आप बड़े स्मार्ट होंगे, पर मेरे को तो ये चीज़ थोड़ी वो लगती है कि एक एग्ज़ाम का बैकअप एक एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, और कब तक एग्ज़ाम ही देते रहोगे। कभी तो लाइफ में सुकून चाहिए होता है ना। एक पॉइंट के बाद कब तक रह लोगे सबसे अलग, कब तक अकेले रह लोगे। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का बैकअप एग्ज़ाम ही है। मुझे नहीं पता, आपको आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क करती है तो करो। मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए इन द सेंस, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि एक फिनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना आप कुछ सबसे बढ़िया ऑप्शन आई थिंक आज के समय क्या है कि आप फ्रीलांसर बन सकते हो। ठीक है, तो आप पे कोई तो स्किल होगी आप में, है ना। तो आप टीचिंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, आप बहुत कुछ है फ्रीलांसिंग। तो आप ऑफ कोर्स जानते ही हैं, अपवर्क और ये सब जो साइट्स हैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा और सर्च कीजिए, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी कुछ यूपीएससी से रिलेटेड जानना चाहते हैं, पर प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचिएगा कि फिनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपके माँ बाप आपको कभी नहीं कहेंगे, आप कोई नहीं कहेगा आपको कि तू एक बोझ बन गया हम पे, हम कब तक तेरा खर्चा उठाते रहें। कभी नहीं, कुछ वो शायद सोचते भी नहीं होंगे कभी, पर ये आपके दिल में आता रहेगा। तो क्यों खुद को इतना सफोकेट कर कर के कब तक प्रिपेयर कर लोगे, वेरी डिफिकल्ट। तो फिनेंशियली सिक्योर हो जाओ, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है लाइफ उसके बाद। ठीक है, तो फिनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचो। कोई तो ज़रूर तरीका होगा कि दुनिया में जॉबें ही ख़त्म हो गई हैं, एक आप ही के साथ तो दुनिया सारी बुरा करेगी, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये यूपीएससी में जब तक हो ना तब तक चीज़ें बुरी लगेंगी, उसके बाहर सब अच्छा ही है। ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज स्टे हैप्पी। ओके।